डियर स्टूडेंट, अब तक हेरोड-डोमर मॉडल के अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया है उसके अंतर्गत मैंने आपको हेरोड-डोमर मॉडल का पहले परिचय कराया। इसके बाद हेरोड-डोमर मॉडल सतत या अविरत वृद्धि इसका अध्ययन कराया। हेरोड-डोमर मॉडल की मान्यताओं का अध्ययन कराया। हेरोड का मॉडल क्या है इसका मैंने पूरी तरह से आपको अध्ययन कराया। हेरोड के आर्थिक वृद्धि मॉडल के 3 घटक, उन घटकों का मैंने अध्ययन कराया। व्यक्तिगत बचतें, उत्तराधिकार बचतें, कारपोरेट बचतें, इनका मैंने अध्ययन कराया। हेरोड के मॉडल की 3 दरें, जो वास्तविक वृद्धि दर है उसका अध्ययन, आवश्यक वृद्धि दर उसका अध्ययन, वृद्धि की आवश्यक दर उसका अध्ययन, और इसके बाद आर्थिक वृद्धि के समीकरण तथा उनका विश्लेषण एवं रेखा चित्रों द्वारा उसे पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। अब हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे डोमर का मॉडल, यानी जो डोमर का मॉडल है अब हम उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही आपसे ये कहा था कि हम हेरोड का अध्ययन करेंगे, जो हेरोड के मॉडल का अध्ययन है उसे पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद डोमर के मॉडल का अध्ययन करेंगे, फिर उनकी दोनों की कंपैरेटिव स्टडी का अध्ययन करेंगे, और इस तरह से अब हम जो अध्ययन करेंगे वह डोमर के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को अवश्य ही लिखिए। दूसरा, ये जो मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स को मैं IAS, IPS, RAS, PCS, IRS, सांख्यिकी अधिकारी, BA, BSc AG, MA, MSc AG के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, और नेट के अध्ययन के लिए भी मैं ये नोट्स लेकर के आता हूँ। आप मेरे नोट्स को भी मेरे डिस्क्रिप्शन से लोड करके निकाल सकते हैं और इनसे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डोमर का मॉडल। अब देखिए यहाँ ED यानी प्रोफेसर ED डोमर हुए। उन्होंने अपने लेख ऐसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो 1957 में प्रकाशित हुआ, और हेरोड का जो मॉडल था उनका जो लेख था वह लेख 1948 में आया। इनके लेख में आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण प्रस्तुत किया। डोमर का जो मॉडल है उस मॉडल में अर्थव्यवस्था के संतुलन की दशाओं को अभिव्यक्त करता है, या अभिव्यक्त करने के साथ इस संतुलन को बनाए रखने की स्थितियों की व्याख्या करता है। डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था संतुलन में तब कही जाएगी जब उसकी उत्पादन क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाए। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता एवं उसकी राष्ट्रीय आय के साम्य पर विचार करते हुए
डोमर ने उसे वृद्धि की दर को निर्दिष्ट करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की नियमित अवस्था में विकास करती है। प्रोफेसर डोमर ने अपने मॉडल को निर्मित करने से पूर्व कीन्स के विश्लेषण की सीमाएं स्पष्ट की। उनके अनुसार कीनियन प्रणाली वृद्धि की साम्य दर को निर्धारित करने वाले किसी उपकरण की जानकारी नहीं देती। कीन्स के विश्लेषण वृद्धि की समस्या अनुपस्थित है, क्योंकि यह माना गया है कि रोजगार आय का फलन है। यह मान्यता केवल अल्पकाल में ही संभव है। दीर्घकालीन विश्लेषण में यह गंभीर त्रुटियों को जन्म देती है। डोमर के अनुसार कीन्स ने विनियोग के दोहरे चरित्र को भी ध्यान में नहीं रखा, जो वृद्धि की प्रक्रिया के निर्वचन हेतु अत्यंत आवश्यक है। डोमर के अनुसार विनियोग उत्पादन क्षमता को बढ़ाता एवं आय का सृजन करता है। इस प्रकार हमें वृद्धि की चाही जाने वाली दर को प्राप्त करने वाले समीकरण के दोनों पक्षों की जानकारी देता है। डोमर ने विनियोग के दोहरे चरित्र को ध्यान में रखते हुए समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के मध्य संबंधों की व्याख्या की। डोमर के समीकरण का एक पक्ष उत्पादन क्षमता की वृद्धि एवं दूसरा पक्ष आय की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यदि अब देखिए, यदि आई इजिकल टू विनियोग की वार्षिक वृद्धि, विनियोग की वार्षिक वृद्धि, विनियोग की वार्षिक वृद्धि यानी एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बाद सिग्मा यानी सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, विनियोग की संभावित, विनियोग की संभावित औसत उत्पादकता, औसत उत्पादकता। नेक्स्ट, अब देखिए जो सिग्मा है, विनियोग की संभावित औसत उत्पादकता या उत्पादकता में वृद्धि, यह प्रत्येक इकाई अतिरिक्त विनियोग के परिणाम स्वरूप उत्पादक क्षमता में होने वाली वृद्धि को सूचित करता है। क्या करता है? सिग्मा। नेक्स्ट, एस यानी एस इक्वल टू है नव सृजित पूंजी की, नवसृजित पूंजी की उत्पादक या पूंजी की वार्षिक उत्पादक क्षमता, वार्षिक उत्पादक उत्पादन क्षमता।
इसके बाद डेल्टा आई इक्वल टू एक निरपेक्ष वार्षिक दर पर विनियोग में वृद्धि, नेक्स्ट है डेल्टा वाई इक्वल टू आई में निरपेक्ष वार्षिक वृद्धि। नेक्स्ट है एल्फा इज इक्वल टू यानी अल्फा, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बचत की प्रवृत्ति, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू है उत्पादन में होने वाली शुद्ध वृद्धि। अब देखिए यहां आई विनियोग की वार्षिक वृद्धि यानी इन्वेस्टमेंट, सिग्मा विनियोग की संभावित औसत उत्पादकता है, मतलब विनियोग से जो संभावित यानी कितनी उत्पादकता होगी, यह सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। एस नवसृजित पूंजी जो सेविंग है, उससे जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। डेल्टा आई एक निरपेक्ष वार्षिक दर पर विनियोग में वृद्धि है और डेल्टा वाई इक्वल टू आई में निरपेक्ष वार्षिक वृद्धि। अल्फा इक्वल टू बचत की प्रवृत्ति है और वाई इक्वल टू उत्पादन में होने वाली शुद्ध वृद्धि है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम प्रणाली का पूर्ति पक्ष देखते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रणाली का पूर्ति पक्ष देखूंगा कि पूर्ति पक्ष में क्या है। तो चलिए सबसे पहले पूर्ति पक्ष। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो पूर्ति पक्ष का अध्ययन करेंगे। चलिए नंबर 1 प्रणाली का पूर्ति पक्ष। अब देखिए यानी सप्लाई साइड ऑफ द सिस्टम। पूर्ति पक्ष पर विचार करते हुए डोमर ने स्पष्ट किया कि एक वर्ष में विनियोग की वृद्धि दर यानी जो एक वर्ष में विनियोग की जो वृद्धि है उसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। तो डोमर कहते हैं कि पूर्ति पक्ष पर विचार करते हुए डोमर ने स्पष्ट किया कि एक वर्ष में विनियोग की वृद्धि दर आई है तथा प्रति डॉलर नवसृजित पूंजी की वार्षिक उत्पादन क्षमता औसत रूप से एस है। अतः आई डॉलर का विनियोग किए जाने पर उत्पादन क्षमता में
वृद्धि आई एस के बराबर होती है, यानी आई और एस के बराबर होती है। वस्तुतः कुल क्षमता वर्ष में मुद्रा की IS इकाइयों के बराबर नहीं बढ़ती, यह इससे कुछ कम होती है। कारण यह है कि उद्योग में या एक ही उद्योग की विभिन्न फर्मों में उत्पादन क्षमता एक जैसी नहीं होती। अतः डोमर के अनुसार उत्पादन क्षमता में आई सिग्मा, अब क्या है, आई और सिग्मा वृद्धि होती है। इस प्रकार आई सिग्मा शुद्ध उत्पादन में होने वाली वार्षिक वृद्धि है तथा यह समग्र पूर्ति पक्ष को प्रकट करती है। डोमर ने सिग्मा को विनियोग की संभावित सामाजिक औसत उत्पादकता के द्वारा निरूपित किया। वस्तुतः सिग्मा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सूचित करता है। इस प्रकार यह न केवल राष्ट्रीय आय बल्कि अर्थव्यवस्था की संभावित उत्पादकता को भी बदलता है। जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता जाएगा, क्या होगा, जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता जाएगा अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन को सापेक्षिक रूप से अधिक तीव्र गति से बढ़ाने में सक्षम होगी। स्पष्ट है कि डोमर की प्रणाली में आई सिग्मा पूर्ति पक्ष है। क्या है, आई सिग्मा पूर्ति पक्ष है जो उत्पादन में होने वाली उस वृद्धि को प्रदर्शित करता है जिसे अर्थव्यवस्था उत्पादित कर सकती है। अब देखिए, पहला था प्रणाली का पूर्ति पक्ष, अब दूसरा है प्रणाली का मांग पक्ष। अब दूसरा क्या है, प्रणाली का मांग पक्ष। तो चलिए, सेकंड, प्रणाली का मांग पक्ष। अब देखिए, इस प्रणाली का जो मांग पक्ष है, यानी डिमांड साइड ऑफ द सिस्टम। अब हमें देखना है कि प्रणाली का मांग पक्ष क्या है। अभी तक आपने से आई सिग्मा यानी पूर्ति पक्ष को देखा। अब प्रणाली का मांग पक्ष देखिए। तो मांग पक्ष में क्या है, मांग पक्ष के अंतर्गत डोमर ने कीन्स के गुणक सिद्धांत का यानी एसिलरेटर प्रिंसिपल का प्रयोग किया। यदि विनियोग में होने वाली वृद्धि की दर डेल्टा आई है तथा एल्फा क्या, एल्फा बचत क्या है, बचत है, तो सीमांत क्षमता यानी एल्फा बचत की क्या है, सीमांत क्षमता, तब आय में होने वाली जो वृद्धि है उसे हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डेल्टा अगर डेल्टा आई और एल्फा बचत सीमांत क्षमता है तो डेल्टा वाई को हमें निकालना होता है। अब देखिए, अर्थात क्या होगा, अर्थात डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1 अपॉन एल्फा या आई अपॉन एल्फा।
अब देखिए जहां गुणक I/α है तब संतुलन वृद्धि कर रहे देश में संतुलन को निर्धारित करने के लिए डोमर ने माना कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा में है। इससे अभिप्राय यह है कि देश की राष्ट्रीय आय उसकी उत्पादन क्षमता के बराबर है। यह दशा तब तक विद्यमान रहेगी जब तक आय एवं उत्पादन क्षमता में एक समान दर से वृद्धि होती रहेगी। अतः पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा हेतु क्या होगा? पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा हेतु डेल्टा आई इंटू I/α, डेल्टा आई इंटू I/α इजिकल टू I सिग्मा, यह निकल के आएगा। समीकरण के दोनों पक्षों को अल्फा से अगर हम गुणा कर दें तो देखिए अल्फा से गुणा करने पर तथा I से भाग दे दें तो क्या हमें प्राप्त होगा? यानी डेल्टा I/I इजिकल टू अल्फा सिग्मा, इजिकल टू क्या होगा? अल्फा सिग्मा। अब देखिए अल्फा सिग्मा मिलने के बाद अब क्या होगा? जहां डेल्टा आई, जहां यानी डेल्टा I/I इंटू सिग्मा और अल्फा या अल्फा सिग्मा, ये भी कर सकते हैं इस टाइप से भी, अल्फा और सिग्मा। अब देखिए जहां क्या होगा? जहां डेल्टा आई अपॉन आई इजिकल टू, या इससे अभिप्राय है कि विनियोग वृद्धि की निरपेक्ष दर समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए विनियोग एवं वास्तविक आय को अवश्य ही एक स्थिर वार्षिक प्रतिशत दर पर बढ़ना चाहिए। जो बचत की प्रकृति एवं विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल अर्थात अल्फा सिग्मा के बराबर होता है। अब देखिए इसे समझने के लिए चलिए मैं एग्जाम्पल लेते हूं। देखिए डोमर के वृद्धि मॉडल को उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करें तो क्या होगा? माना कि सिग्मा इजिकल टू 25% प्रतिवर्ष और अल्फा इजिकल टू 12% वार्षिक। नेक्स्ट y इजिकल टू 150 बिलियन डॉलर। तो पूर्ण रोजगार हेतु आवश्यक है कि विनियोग की मात्रा निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे?
उसकी मात्रा अगर निकालनी हो तो 150 गुणा 12/100 बराबर 180/10। 180/10 क्योंकि मैंने एक जीरो से एक जीरो यहां काट दिया, इजिकल टू 18 बिलियन डॉलर। 18 बिलियन डॉलर। इसलिए विनियोग से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में विनियोग की मात्रा के बराबर वृद्धि होगी। उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब देखिए उत्पादन क्षमता में हमें वृद्धि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यानी उत्पादन क्षमता में वृद्धि इक्वल टू क्या होगा, 150 गुणा 12/100 गुणा 25/100 बराबर 4500। क्यों, एक जीरो से एक जीरो यहां काट दिया, अपॉन 1000 इक्वल टू 4.5 बिलियन डॉलर। अब देखिए यदि वर्ष उत्पादन क्षमता को रोकना हो तो राष्ट्रीय आय में 4.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि होनी चाहिए। आय में वृद्धि की सापेक्षिक दर को राष्ट्रीय आय की वृद्धि में राष्ट्रीय आय के आकार को विभाजित कर ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात देखिए, अर्थात 150 गुणा 12/100 गुणा 25/100 बटे 150 बराबर 12/100 गुणा 25/100। अब देखिए इक्वल टू, यहां इससे इसे क्रॉस कर दीजिए, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60 का 0 हासिल के 6 और 12 दूनी 24 और 6 30 30/, अब देखिए इससे ये 0 इससे ये 0 और बचे 100 और 100 का हम इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा 0.3। अब देखिए 0.3 आएगा, ये क्या है, स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आय में 0.3% वार्षिक दर से वृद्धि करनी होगी। यह माना गया है कि एल्फा तथा सिग्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए इसे हम रेखा चित्र से निरूपित करते हैं, तो रेखा चित्र के माध्यम से भी इसे समझ लेते हैं। चलिए अब हम इसका जो स्पष्टीकरण करेंगे वह रेखा चित्र के माध्यम से करते हैं।
ये एक्स एक्सिस, ये मूल बिंदु O, यह 45 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ देखिए y, y1, y2, यह A, B और C, यह S और यहाँ I, I1, I2 और ये Y, और यहाँ देखिए यह है I और इधर है बचत विनियोग। क्या है? बचत विनियोग। अब देखिए रेखा चित्र में x अक्ष में वास्तविक आय तथा y अक्ष पर या y अक्ष में वास्तविक बचत व विनियोग को दिखाया गया है। रेखा चित्र में बचत फलन को OS, बचत का जो फलन है वह क्या है? OS। बचत फलन को OS रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। OS रेखा का ढाल बचत की सीमांत प्रवृत्ति एल्फा के द्वारा काफी लंबे समय तक स्थिर मानी गई है। आरंभिक विनियोग मांग रेखा I के द्वारा प्रदर्शित की गई है। यह बचत फलन OS को बिंदु A पर अंतर छेदित करती है। कौन सी? I रेखा OS को A बिंदु पर अंतर छेदित कर देती है। बिंदु A पर I का संतुलन स्तर क्या है? O और Y है। नवीन पूंजी सृजन को OI द्वारा व्यक्त किया गया है। इसका विनियोग करने से आय में वृद्धि होती है, अर्थात आय OY से OY1 हो जाती है। आय में वृद्धि होने वाली वृद्धि OY1 माइनस OY1 एवं विनियोग में वृद्धि OI के मध्य के अनुपात को उत्पादन पूंजी अनुपात सिग्मा द्वारा दिखाया गया है। आय का एक नया संतुलन स्तर Y1 केवल तब बना रह सकता है जब विनियोग में OI से बढ़कर OI1 हो जाए। विनियोग के OI1 होने पर नया विनियोग मांग फलन I1 हो जाता है, जिससे बचत फलन OS बिंदु B पर अंतर छेदित करता है। रेखा चित्र में नवसृजित पूंजी को अब OI के द्वारा दिखाया जाएगा, जिसके विनियोग से आय Y2 तक बढ़ेगी और आय का नया स्तर केवल तब तक बना रहेगा जब विनियोग OI1 से बढ़कर OI2 हो जाए। अतः नया विनियोग वक्र I2 है, जो बचत फलन OS को बिंदु C पर अंतर छेदित करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक विनियोग प्रत्येक अगली अवधि में बढ़ते रहेंगे। इससे आय में पूर्व वर्ष के विनियोग गुणांक सिग्मा के बराबर वृद्धि होती रहेगी और प्रत्येक अवधि में विनियोग आय में वृद्धि गुणांक एल्फा की बढ़ेगी। अतः आय एल्फा सिग्मा की दर से बढ़ती रहेगी। आधारभूत समीकरण डेल्टा I अपॉन I इक्वल टू, आधारभूत जो समीकरण होगा वह क्या होगा, यानी इक्वेशन। देखिए जो समीकरण है वो क्या होगा, डेल्टा I अपॉन I
इजिकल टू एल्फा और सिग्मा, यह इसका समीकरण होगा। इससे स्पष्ट है कि एल्फा का मूल्य जितना अधिक होगा, I के बराबर बनाए रखने के लिए बिंदु की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार सिग्मा का मूल्य जितना अधिक होगा, अतिरिक्त क्षमता को दूर करने के लिए I में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। अतः I में वृद्धि मात्र तब संभव है जब विनियोग में अवश्य वृद्धि से जिसकी वार्षिक दर एल्फा सिग्मा के द्वारा दी हुई है। यदि डेल्टा I अपॉन I, यदि डेल्टा I अपॉन I लेस देन एल्फा और सिग्मा, तब इससे अभिप्राय यह है कि पर्याप्त विनियोग नहीं किया जा रहा है। यदि आय का पर्याप्त विनियोग ना हो तब बेरोजगारी तुरंत ही उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन यदि आज पर्याप्त विनियोग किया जाता है तो कुल मांग में वृद्धि करने के लिए और अधिक विनियोग की आवश्यकता होती है, जिससे कि बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा सके एवं अत्यधिक पूंजी संचय से बचाव हो सके। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार अर्थव्यवस्था को उसी स्थान पर बने रहने के लिए तीव्रता से भागना होगा, अन्यथा वह नीचे की ओर गिरने लगेगी। यदि डेल्टा I अपॉन I ग्रेटर देन एल्फा सिग्मा हो तब, तो देखिए तब इससे अभिप्राय यह है कि विनियोग वांछित दर से कम हो, इससे व्यर्थ पूंजी क्षमता की स्थितियां दिखाई देंगी। यदि व्यर्थ पूंजी को दूर करना है तो अधिक पूंजी का सृजन आवश्यक है। लेकिन यदि वृद्धि की दर तीव्र होती तो इससे विद्यमान पूंजी क्षमता पर दबाव पड़ेगा। अतः पूंजी की कमी को दूर करने के लिए विनियोग को कम करना पड़ेगा, मांग घटानी होगी तथा क्षमता पर दबाव डालना होगा। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि डोमर ने अपने मॉडल में निम्न दो पक्षों को रेखांकित किया है। अब देखिए उन्होंने जो दो पक्षों को रेखांकित किया है, वो जो दो पक्ष बताए हैं वह कौन कौन से हैं, तो चलिए उन दोनों पक्षों को भी देख लेते हैं। नंबर एक इन्होंने जो पक्ष दिया है वह है विनियोग अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, जो इसका पूर्ति पक्ष है। नंबर दो, विनियोग द्वारा आय का सृजन होता है जो अतिरिक्त उत्पादन को अवशोषित करता है, यह मांग पक्ष है। इस प्रकार उत्पादन की मांग उत्पादन की पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। अगर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं तो अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है हेरोल्ड-डोमर मॉडल के मुख्य बिंदु, यानी मेन पॉइंट ऑफ हेरोल्ड-डोमर मॉडल। देखिए
हेरोड डोमर मॉडल का जो सार है वह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। क्या सार है उनका? नंबर 1, पूंजी संचय की दोहरी भूमिका है। क्या है? नंबर 1, पूंजी संचय की दोहरी भूमिका है। यह एक ओर आय का सृजन करता है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। तो दोहरी भूमिका है। दूसरा जो बिंदु है वह है उत्पादन क्षमता की वृद्धि बढ़े हुए उत्पादन को सूचित करती है। तीसरा जो बिंदु है वह तीसरा बिंदु है आय का व्यवहार महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा एक समय अवधि में पूर्ण रोजगार बनाए रखना संभव होता है। वृद्धि की साम्य दर वृद्धिमान पूंजी अनुपात एवं गुणक के आकार पर निर्भर करती है। यदि वृद्धि की वास्तविक दर वृद्धि की साम्य दर से अधिक है तो अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रसारित अंतराल का अनुभव करेगी। दूसरी ओर यदि वृद्धि वास्तविक दर वृद्धि की साम्य दर से कम है तो मुद्रा विस्फीतिक अंतराल उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्र के द्वारा सतत या अविरल वृद्धि विचलन का अनुभव करती है तो यह विचलन स्वयं सुधरने की नहीं बल्कि और अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति को रखता है। विचलन की उच्च सीमा पूर्ण रोजगार सीलिंग द्वारा निम्न सीमा का निर्धारण स्वायत्त व्यय द्वारा होता है। हेरोड डोमर मॉडल की अब हम करते हैं तुलना। दोनों की अब हम तुलना करेंगे। तो देखिए दोनों की तुलना में क्या है, मीन्स हेरोड डोमर मॉडल की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ हेरोड डोमर मॉडल। यहां देखिए विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हेरोड डोमर मॉडल सतत व अविरत वृद्धि की आवश्यकताओं का विवेचन करते हैं। दोनों के मॉडल में पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूंजी उत्पादन अनुपात में दिए होने पर जब तक बचत की औसत प्रवृत्ति एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग के बराबर होती है, बचत व विनियोग की समानता वृद्धि की साम्य दर की दशा को संतुष्ट करती है। यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट किया जा सकता है कि हेरोड का आधारभूत समीकरण, अब देखिए हेरोड का जो आधारभूत समीकरण है वो क्या है, GC इक्वल टू S, ये क्या है डोमर। S डोमर के समीकरण क्या है, डेल्टा I अपॉन I इक्वल टू एल्फा सिग्मा। यानी हेरोड का GC इक्वल टू S है, वहीं डोमर का डेल्टा I अपॉन I इक्वल टू एल्फा सिग्मा है।
ये दोनों ही समान हैं। तो हेरोड का समीकरण, अब देखिए हेरोड का समीकरण क्या होगा देखते हैं। तो हेरोड का समीकरण इजिकल टू क्या होगा, जी सी इजिकल टू एस होगा। जहां क्या है, जी इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई और सी इजिकल टू आई अपॉन डेल्टा वाई तथा एस इजिकल टू एस अपॉन वाई है। यानी G इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, C इजिकल टू आई अपॉन डेल्टा वाई तथा S इजिकल टू एस अपॉन वाई। अतः हेरोड के समीकरण को, अब देखिए हेरोड के समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए समीकरण को निम्न प्रकार क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू आई अपॉन डेल्टा वाई इजिकल टू एस अपॉन वाई, या क्या हो सकता है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एस इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन आई। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए या हम और एक और इसका शॉर्ट ला सकते हैं, यानी डेल्टा वाई अपॉन एस इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन आई, या आई इजिकल टू एस, या एस इजिकल टू आई। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने हेरोड का भी निकाला है। अब देखिए डोमर का जो आधारभूत समीकरण है वो क्या है। तो चलिए अब डोमर के आधारभूत समीकरण का करते हैं। डोमर का आधारभूत समीकरण, डोमर का आधारभूत समीकरण क्या है। तो देखिए डेल्टा आई अपॉन आई इजिकल टू एल्फा और सिग्मा, यही तो है। अब देखिए जब एल्फा सिग्मा है, चूंकि यहां क्या है, चूंकि एल्फा इजिकल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई तथा सिग्मा इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन आई आते हैं। डेल्टा आई इंटू आई अपॉन
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इजिकल टू आई इंटू डेल्टा वाई अपॉन आई, या डेल्टा आई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा आई इजिकल टू डेल्टा एस। अब देखिए यह डोमर का आधारभूत समीकरण है। अब देखिए स्पष्ट है कि दोनों मॉडलों में सतत या अविरत वृद्धि की जो दशाएं हैं वह एक समान हैं। यह भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि हेरोड द्वारा वर्णित वृद्धि की आवश्यक दर, जो हेरोड ने वृद्धि की आवश्यक दर दी थी वह थी जी और डब्ल्यू। क्या थी? जी डब्ल्यू। डोमर द्वारा वर्णित वृद्धि की दर या वृद्धि की स्थायी जो दर है वह है एल्फा और सिग्मा, दोनों समान हैं। इसे हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए इसे हम यानी एल्फा इजिकल टू एस अपॉन वाई या एस इजिकल टू एल्फा वाई, ये पहला समीकरण। दूसरा सिग्मा इजिकल टू क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन आई या डेल्टा वाई इजिकल टू आई सिग्मा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। चूंकि क्या होगा? चूंकि S इजिकल टू आई, अतः समीकरण यानी इक्वेशन सेकंड में क्या होगा? फर्स्ट की जगह एस लिखने पर क्या होगा? एस लिखने पर क्या होगा? देखिए डेल्टा वाई इजिकल टू एस सिग्मा। समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट से एस का मान रखने पर क्या होगा? देखिए डेल्टा वाई इजिकल टू एल्फा इंटू वाई इंटू सिग्मा या डेल्टा वाई अपॉन वाई इजिकल टू एल्फा और सिग्मा। चूंकि क्या होगा? चूंकि जी डब्ल्यू इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, अतः
GW इजिकल टू एल्फा सिग्मा। स्पष्ट है कि हेरोड का GW इजिकल टू S/CR, डोमर का एल्फा और सिग्मा। अब देखिए, चूंकि डोमर का एल्फा और हेरोड के एस के समान है तथा डोमर का सिग्मा हेरोड के CR का व्युत्क्रम है, अतः डोमर की दशाएं ठीक हेरोड की भांति हैं और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए, इसके बाद हेरोड डोमर मॉडल में अंतर और अंतर के बाद में फिर हम अभी इसमें जो टॉपिक रह गया है वह हेरोड डोमर मॉडल का अंतर। चलिए इसे पूरा कर देते हैं। तो हेरोड डोमर मॉडल में जो अंतर है उसे देखते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हेरोड का मॉडल सीमांत पूंजी अनुपात के प्रयोग एवं त्वरक पर आधारित है, जबकि डोमर सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात के व्युत्क्रम एवं गुणक की धारणा के आधार पर मॉडल की व्याख्या करते हैं। इस अर्थ में डोमर का सिग्मा हेरोड के I/CR के बराबर है। नंबर 2, हेरोड ने वृद्धि के 3 स्वरूप बताए, यानी वृद्धि की वास्तविक दर G, वृद्धि की आवश्यक दर GW तथा वृद्धि की वास्तविक दर GN। वहीं डोमर ने केवल एक ही वृद्धि दर यानी अल्फा सिग्मा की व्याख्या की। दूसरा अंतर इन दोनों में यह है। तीसरा अंतर देखते हैं, हेरोड ने अपने मॉडल में स्वायत्त विनियोग को महत्वपूर्ण माना, वहीं डोमर ने ऐसा नहीं माना है। डोमर इस बात को नहीं मान के चलते हैं, जबकि हेरोड अपने मॉडल में स्वायत्त विनियोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा अंतर इनके मॉडल में यह है। चौथा जो अंतर है वह है, हेरोड के अनुसार वृद्धि के पक्ष में व्यापार चक्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जबकि डोमर ऐसा नहीं मानते। डोमर ने अपने मॉडल में विनियोग की औसत उत्पादकता सिग्मा के द्वारा इन्हें समंजित किया है। चौथा जो अंतर है वह है, हेरोड के अनुसार पांचवी जो शर्त है वह है, डोमर ने विकास की प्रक्रिया में विनियोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया तथा इसके द्वैत चरित्र की व्याख्या की एवं विनियोग में होने वाले परिवर्तनों को बहिर्जात माना तथा पूंजी संचय एवं उत्पादन वृद्धि की पूर्ण क्षमता के मध्य तकनीकी संबंधों पर जोर दिया। दूसरी तरफ हेरोड ने वृद्धि की प्रक्रिया में आय के स्तरों को अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने पूंजी संचय एवं चालू उत्पादन की वृद्धि के मध्य व्यवहार संबंधों को स्पष्ट किया। डोमर ने विनियोग की मांग व पूर्ति के मध्य श्रृंखला को स्पष्ट किया, वहीं हेरोड ने बचत की मांग व पूर्ति के मध्य समानता स्थापित की है। अब देखिए, इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे अर्ध विकसित देशों में हेरोड डोमर मॉडल का उपयोग।
और इसके साथ हम इसकी आलोचनाएं भी करेंगे और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे जो नोट्स हैं ये हैं मेरे नोट्स। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तुरंत ही ये मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। इन नोट्स को निकाल करके भी आप अध्ययन करें। धन्यवाद।